अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में CS 101 की तैयारी करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली जो पिछले 2-3 सेमेस्टर से जब से आपका कोर्स रिवाइज़ हुआ है तब से जो क्वेश्चंस रेपिटिशन पे आ रहे हैं, जो करंट पेपर स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए थे, उनका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊँगी। नंबर 1, नंबर 2 MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। एंड नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 109 से लेकर मॉड्यूल नंबर 234 तक जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह हैं उनके मैं आपको निशान लगवाऊंगी। एक बात याद रखिएगा कि इन वीडियोस में, इस पूरी सीरीज़ के दौरान मैं आपको क्वेश्चंस को समझा नहीं रही, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको निशान लगवा रही हूँ। अगर आप टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से उन लेक्चर्स को ले सकते हो। बट अगर आप कहो कि इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, तो हम जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ 109 में, मॉड्यूल नंबर 109 में पहली लाइन है जो वो है मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन। सो इस बात को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ये मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। अडोब रीडर आप भी अपना ओपन कर लें हैंड आउट से, और यहाँ से ये वाला जो सा बटन है, इसको जब आप प्रेस करेंगे ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। जब आप इसको प्रेस करोगे और इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सो हाईलाइट करके रख लें। इस तरह के हैंड आउट्स जो से हैं वो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप जस्ट अपने हैंड आउट्स खोलेंगे और हाईलाइट चीज़ें जो सी उसको पढ़ते जाएंगे और आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहले तो ये जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टिकी नोट्स मैंने साथ साथ लगाए हुए हैं। इसके रीज़न ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन है। एंड सेकेंडली MCQs के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर इनकोडेड एज डैश। ठीक है, ये जो न्यूमेरिक डिजिट्स है यहाँ पर डैश दिया होता है। सच एन इनकोडिंग सिस्टम इज नोन एज आ मशीन लैंग्वेज। तो आपको क्या बताना है, मशीन लैंग्वेज का नाम जहाँ पर भी आ जाए तो आपको इजीली पता चल जाता है कि अगर मशीन लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है हम न्यूमेरिक डिजिट्स में कोडिंग की बात कर रहे हैं। सो आप न्यूमेरिक डिजिट्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये डिबगिंग को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। बेसिकली डिबगिंग होता क्या है, किसी भी प्रोग्राम में से गलती को निकालना और उसको ठीक करना, एरर्स को निकालना और फिर उसको करेक्ट कर देना, डिबगिंग कहलाता है। हाईलाइट करते जाएं साथ साथ। उसके बाद आगे हमारे पास ये जो सा है ईयर जो सा है 1940, ये देखें ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इन द 1940s रिसर्चर्स सिंप्लीफाइड द प्रोग्रामिंग प्रोसेस बाय डेवलपिंग नेशनल systems by which instructions could be represented in mnemonic rather than numeric form। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं हम नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप यानी कि अंडरलाइन करो। यहाँ पर आपके पास है सच डिस्क्रिप्टिव नेम्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोग्राम वेरिएबल्स। अब एक बात याद रखिएगा, सच वहाँ पर नहीं लिखा होगा, डिस्क्रिप्टिव नेम्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोग्राम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। इस बात को याद रखिएगा, प्रोग्राम वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाए मॉड्यूल नंबर 110 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंबलर्स की डेफिनेशन मौजूद है। ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अहम है। Once such a mnemonic system was established, programs called assemblers were developed to convert mnemonic expressions into machine language instructions। तो ये किसकी डेफिनेशन है, असेंबलर की डेफिनेशन है। नीचे जो हाईलाइट आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट, ये असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन है। A mnemonic system for representing programs is collectively called an assembly language। एक बात अच्छे से आपने याद रखना है, असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में डिफरेंस बाज़ दफ़ा पूछा जाता है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेजेस में भी डिफरेंस बाज़ दफ़ा पूछा जाता है। तो अगर आपको इनकी डेफिनेशंस अच्छे से याद होंगी तो आप इजीली इनका डिफरेंस जो है वो ड्रॉ करके दे सकते हो। अब नीचे आ जाते हैं। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज इज दैट अ प्रोग्रामर ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड टू कोड इंस्ट्रक्शंस इन न्यूमेरिक फॉर्म इज स्टिल फोर्स्ड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स। मैंने जिस टाइम पर ये आपको मॉड्यूल समझाया था तब आपको दो जोन सी हैं वो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो मैंने हाईलाइट उस वक्त करवा दिए थे। एक था स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स, कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर सोचना पड़ता है। एंड सेकेंडली आपका कोड जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक असेंबलर मौजूद नहीं है तब तक आप अपने कोड को जो है वो कहा जा सकता है कंपाइल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। हमारे पास नीचे मजीद जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या है, द
बेस्ट नोन, यहाँ पर अब आपके पास फोर्ट्रॉन मौजूद है। फोर्ट्रॉन की एब्रीविएशन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इसी तरह कोबोल की एब्रीविएशन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर फोर्ट्रॉन की बात की जाए तो ये क्यों डेवलप की गई थी? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। और कोबोल की बात की जाए तो ये यूएस नेवी की बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी तरह से इसको हाईलाइट करके याद कर लीजिए, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद ट्रांसलेटर की यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, कंपाइलर की डेफिनेशन मौजूद है और इंटरप्रेटर की डेफिनेशन मौजूद है। अ प्रोग्राम कॉल्ड अ ट्रांसलेटर वाज गिवन दैट ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स एक्सप्रेस्ड इन दीज हाई लेवल प्रिमिटिव्स इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स। ट्रांसलेटर करता क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंपाइलर की डेफिनेशन भी है यहाँ पर और साथ ही साथ इंटरप्रेटर की डेफिनेशन भी है। अच्छी तरह से इसको आपने याद करना है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। सो इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेजेस और फॉर्मल लैंग्वेजेस दोनों की डेफिनेशंस मौजूद हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होती हैं? आम, यानी कि जो हम कुदरती तौर पर ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? जो हम फॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब कि जिसके अंदर रूल्स होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर रूल्स मौजूद नहीं होते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेजेस एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस? इस चीज़ का MCQs भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? फॉर्मल लैंग्वेज है या नेचुरल लैंग्वेज है? सो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। मॉड्यूल नंबर 111 पर आ गए हैं। मशीन इंडिपेंडेंस का इरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपके पास एक चीज़ है जो स्टैंडर्डाइजेशन की टर्म थी, वो मैंने आपको समझा तो दी थी, बट मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ये MCQs इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो किसने अडॉप्ट करवाई या किसने पब्लिश की? तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये उस अदारे का नाम है जिसने कि स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉड्यूल नंबर 112 इंपेरेटिव पैराडाइम्स। पैराडाइम्स की एक बात याद रखिएगा कि पैराडाइम्स में जो 4 की 4 आपकी पैराडाइम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है उसकी डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ नॉट बीन प्रोग्रेस्ड इन दिस मैनर बट हैज़ डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट पाथ्स एज अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। उसके बाद इंपेरेटिव पैराडाइम, यहाँ पर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, वो है कि इंपेरेटिव पैराडाइम इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडाइम। और इसके अलावा एक और MCQs है दैट इंपेरेटिव पैराडाइम रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल अप्रोच। अंडरलाइन कर दिया जाता है कि कौन सी अप्रोच है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है, तो वो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉड्यूल नंबर 113। यहाँ पर एक चीज़ जो सी है वो काबिल गौर है और वो है ये पूरे की पूरी फिगर। अच्छी तरह से देख लेनी है, आपको पता होना चाहिए डिक्लेरेटिव में कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इंपेरेटिव में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और फंक्शनल में, ठीक है। और साथ में इनका जो सा ये ईयर है इसको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 113 के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 113 में डिक्लेरेटिव पैराडाइम जो सी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्या करती है? रादर देन एन एल्गोरिदम टू बी फॉलोड, ये क्या करते हैं? ये प्रोग्रामर से कहती है टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे, ना कि एल्गोरिदम को फॉलो, ठीक है। सो ये चीज़ जो सी है ये डिफरेंस है बिटवीन पैराडाइम ऑफ इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम। ये आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंपेरेटिव पैराडाइम एंड डिक्लेरेटिव पैराडाइम। तो आपने ये बस जस्ट एक लाइन भी लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द डिक्लेरेटिव पैराडाइम, कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम के थ्रू कोई भी प्रोग्रामिंग सिस्टम बनाना क्यों मुश्किल है, क्या उसके अंदर परेशानी थी, क्या उसके अंदर इश्यूज थे। तो ये पूरे का पूरा इसका आंसर है। आपने इसको लाजमी तौर पर क्या कर लेना है? हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉजिक प्रोग्रामिंग जो सी है उसकी डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन ये नेक्स्ट भी आएगी, सो यहाँ से याद कर लें या आगे से याद कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ गया फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम के अंदर एक्सेप्ट्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट्स। ये बेसिकली है क्या? ये MCQs है दैट फंक्शनल पैराडाइम इज व्यूड एज एन एंटिटी दैट एक्सेप्ट्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट्स। ये आपको MCQs की सूरत में कैसे आएगा? दैट डैश इनपुट एंड डैश
आउटपुट, एक्सेप्ट इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। तो ये MCQs की सूरत में इस तरह से आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नीचे चलते हैं तो मॉड्यूल नंबर 115 यहाँ पर आपके पास क्या है, अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इन टूडेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक बात याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं विच पैराडाइम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इन टूडेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। सो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली किस तरह से व्यू किए जाते हैं, एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। ये बेसिकली MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन वुड बी इंप्लीमेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स। अब ये डेफिनेशन भी है और साथ ही साथ MCQs भी है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास है हमारा मॉड्यूल नंबर 116। मॉड्यूल नंबर 116 के अंदर वो क्या पूछ रहे हैं, रेफरेंस बाय डिस्क्रिप्टिव नेम। ये बेसिकली किस चीज़ की हाईलाइट यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये है मेन मेमोरी की लोकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ लोकेशन इन मेन मेमोरी टू बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रिप्टिव नेम्स। और यही डिस्क्रिप्टिव नेम्स जो है वो बेसिकली वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स भी कहलाते हैं। ये MCQs हम पीछे भी एक दफ़ा कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास डाटा टाइप स्टार्ट हो गई हैं। इंटीजर्स किसको रेफर करता है, न्यूमेरिक डाटा को। उसके बाद फ्लोट किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल डाटा को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंट वेट लिमिट। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब वो पूछ रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल है उसको आप डिक्लेयर किस तरह से करते हो। डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि शुरू में आप उसकी डाटा टाइप लिखते हो, उसके आगे आप उसका नेम जो है वेरिएबल का वो लिखते हो, एंड देन आप एक सेमी कॉलन लगाते हो। सो आपसे ये MC जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। सो आपने ये अच्छी तरह से यही वाली यहाँ से एग्जाम्पल्स ले लें, इन्हीं को याद कर लीजिएगा और इन्हीं को डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद और एक बात याद रखिएगा, ये इनिशियलाइजेशन है, ये जहाँ पर इक्वल के साइन के साथ उसका वैल्यू के साइन लिख देते हैं ना, ये इनिशियलाइज करना होता है। अगर आपसे डिक्लेरेशन पूछी जा रही है तो आप जस्ट इतनी देंगे, इनिशियलाइजेशन भी पूछी जा रही है तब आप ये वाली एग्जाम्पल दोगे। नीचे चलते हैं, आप देख चुके हैं हमने इन डाटा टाइप देख ली, इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है, फ्लोट रियल डाटा को रिप्रेजेंट करती है, कैरेक्टर यानी कि डॉट वाले डाटा को, कैरेक्टर डाटा टाइप रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर्स को, मतलब कि ABCDEF। और अगर बात कीजिए बूलियन की, बूलियन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ये दो ही वैल्यूज़ लेता है। और ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में पूछा जाता है कि बूलियन डाटा टाइप्स जो सी हैं वो कितनी वैल्यूज़ लेती हैं या फिर किस तरह की वैल्यूज़ लेती हैं। उसके बाद आगे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो सी हैं यहाँ पर कौन सी हैं, ऐसी जिसमें इंट, कैरेक्टर, फ्लोट ये सब कुछ मौजूद हो, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। मॉड्यूल नंबर 117 पर आ गया हम, क्या है यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। डाटा स्ट्रक्चर का ये MCQs इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी। कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नोन एज डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद आ गया हमारे पास वन डायमेंशनल जो सी है लिस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये अरे है। वन कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज द अरे विच इज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप सच एज वन डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल हो जाएगी तो उसके अंदर रोज भी आ जाएंगे और उसके अंदर कॉलम्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या है, तो ये है राइट एन अरे दैट टेक्स 5 एलिमेंट्स, या फिर राइट एन अरे। यहाँ पर अरे की डिक्लेरेशन जो सी है वो पूछी जाएगी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपने ज़रूर यहाँ पर देख लेना है कि अरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है और क्या क्या रूल्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हेट्रोजीनियस अरे। ये बेसिकली क्या है, ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ये एन एग्रीगेट टाइप ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चर, अ रिकॉर्ड और समटाइम्स आर हेट्रोजीनियस अरे। एक ही चीज़ के 3 नाम है और MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि अगर एक चीज़ ये है तो इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंड ऑल दैट। सो आपने MCQs के लिए इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉड्यूल नंबर 118, द मोस्ट बेसिक इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। और ये चीज़ MCQs में बारहा पूछी गई है, इस वजह से इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, दैट द मोस्ट बेसिक इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके दिया जा सकता है और इंपेरेटिव स्टेटमेंट को भी, तो आप दोनों को एक लाइन की सूरत में याद कर लें ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कंट्रोल स्टेटमेंट ऑल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पर बेसिकली है क्या, इसको देख लेते हैं। यह है कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट।
यहाँ पर हैंडआउट्स के अंदर यहाँ पर ये चीज़ मौजूद नहीं थी, बट MCQs में लास्ट ईयर एक पेपर में ये पूछा गया था, सो मैंने यहाँ पर अलहदा से लिख दिया है। अगर एक इफ़ एल्स की स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक और इफ़ एल्स लगा हुआ है, मतलब कि इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा हुआ है और फिर एल्स आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कि इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। उसके बाद आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 120 इफ़ स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब चलते हैं हम 120 के बाद 121 आ गया। 121 स्टार्ट करने से पहले मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। होपफुली अभी तक हमने जितने मॉड्यूल्स कवर किए हैं आपने हाईलाइट कर लिया होगा। हाईलाइट करने के साथ साथ एक और काम भी कीजिएगा कि इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है, रिवाइज़ कर लेना है। एक बात याद रखें, अगर आप इन हाईलाइट की हुई चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, आपके मैक्सिमम MCQs जो हैं वो यहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।